जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था दोस्तों, किस जहाज़ से? तो याद रखना है ये जहाज़ का नाम बीगल नामक जहाज़ से 1831 ईस्वी में इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। तो ये पुस्तक आपको ध्यान में रखना है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? तो वे चार्ल्स डार्विन ही थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। लेमार्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो लेमार्क की एक बुक आपको याद रखना है, कौन सा? तो फिलोसफिक जियोलॉजी ये किसके द्वारा लिखा गया? तो फिलोसफिक जियोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया? तो लेमार्क के द्वारा लिखा गया। लेमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? तो अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लेमार्क के द्वारा दिया गया था। यहाँ बात करें दोस्तों कैरोलस लिनियस की, तो लिनियस ने द्विनाम पद्धति, याद रखना है द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो ये वे थे दोस्तों कैरोलस लिनियस। ठीक है, इन्हें मॉडर्न क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का इनको पिता भी कहा जाता है कैरोलस लिनियस ने। और मेंडल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको कहा जाता है। याद रखना है फादर ऑफ जेनेटिक यानी आनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो वह मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों? तो याद रखना है मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है दोस्तों वह कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ठीक है, किस सेल से होता है? तो याद रखना है दोस्तों बीटा सेल से इसका उत्पादन होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से। यह हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियम में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है दोस्तों? तो प्रेरित करता है। ग्लूकोज क्या है? तो एक कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो याद रखना है दोस्तों इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है दोस्तों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज तथा फाइबर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है दोस्तों कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। तो कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम क्या है? जैव उर्वरक है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो याद रखना है दोस्तों जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन करता है? तो आनुवांशिकता का विचरण का अध्ययन करता है दोस्तों जेनेटिक्स। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों जॉन ग्रेगरी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अच्छा याद रखना है दोस्तों जीन शब्द कितने दिया था? तो जीन शब्द दिया था दोस्तों जो हांसन ने, याद रखना है। ठीक है, तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है,
गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग करते हैं हम लोग दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इसमें इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गर्भ से भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि जो है दोस्तों, पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं है। तो सच्चा फल कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वह सेब जो होता है दोस्तों, वह सच्चा फल यानी ट्रू फ्रूट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए। जबकि याद रखना है अंगूर, खजूर और आलू बुखारा जो होता है दोस्तों, सच्चा फल होता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य यानी फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। उदाहरण कौन कौन सा? ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, जैसे सेब हो गया, काजू हो गया और नाशपाती हो गया। नेक्स्ट है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से हैं। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये हैं दोस्तों अनावृति बीजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोनधारी वृक्ष है। ये सभी जो है दोस्तों जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जिसे हिंदी में अनावृति बीजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह पौधे के फूल की कली से प्राप्त किया जाता है लौंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थों, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो यह है साइजियम एरोमेटिकम, जो कि कुल किसका है? तो किस कुल का है? तो कुल मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। इसका नाम जो है दोस्तों, इसका जो जन्म है स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्प कलियों से प्राप्त किया जाता है लौंग। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? नोड और इंटर नोड होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो नोड्स एवं इंटर नोड्स का उपस्थित होना तने का क्या है दोस्तों? विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में यह संरचना पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। नेक्स्ट है, परागन की सुपरिभाषा है। तो परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, परागकण का पराग केसर से कुलोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है परागन यानी पॉलिनेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो परागन में पुष्प के पराग केसर के परागकण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केसर या कुलोम छिद्र तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। नेक्स्ट है, पादप कली है। तो पादप कली क्या है दोस्तों? तो एक भ्रूणीय टहनी को क्या कहा जाता है? पादप कली कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित यानी एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष यानी एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लवण मृदभिद यानी हेलोफाइटा उन पादप को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर यह सवाल पूछा गया कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लवण मृदोभिद पौधा यानी हेलोफाइटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोइंसेफेलियोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह किसके के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? मस्तिष्क के लिए। हृदय के लिए क्या किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलियोग्राम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है जो
सी भेदक प्रवर्धन यानी डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो यह है दोस्तों इंफ्रारेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो यह है दोस्तों उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो याद रखना है ह्यूगो द ब्रिज के द्वारा यह दिया गया था दोस्तों उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नता पाई जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह है दोस्तों लैंगिक जनन पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, तो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया गया था मेंडल के द्वारा। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और कौन कौन है, तो MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे के विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास यानी डबल हेलिक्स मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में किसने किया था, तो रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन क्या कहा था, तो न्यूक्लिन कहा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो यह है दोस्तों डीएनए। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यह जमा होती है दोस्तों ग्लाइकोजेन के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सुगर वसा प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। सुगर जो होता है शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत एवं मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है लाइसोजाइम। इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लाइसोजाइम को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम की खोज सबसे पहले जानते हैं किसने किया, तो डी ड्यूबे द्वारा किया गया था। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसे आत्मघाती घाती क्या कहते हैं दोस्तों, थैली कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, तो लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो यह है दोस्तों एनीमिया, जिसे हम लोग रक्त अल्पता भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। शरीर में लोहा युक्त भोजन न करने से शरीर में लोहे की क्या हो जाती है दोस्तों, तो कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों कितना, तो यह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। सेल्सियस में बात करें दोस्तों तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, तो पिनियल ग्रंथि को जो है दोस्तों मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पिनियल ग्लैंड है को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। यह एक कैसा है दोस्तों, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम क्या है, तो कोनेरियम और एपीफाइसिस भी है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है।
जो कि शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी क्या है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे कौन से होते हैं, तो वे कहलाते हैं उपास्थि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो उपास्थि जो है दोस्तों एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, परिणामस्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो कवक और शैवाल की बीच की कड़ी होता है दोस्तों लाइकेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करता है और बदले में शैवाल कवक को क्या करता है दोस्तों, भोजन कराता है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। ठीक है, तो शैवाल में क्या होता है दोस्तों, याद रखना है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि कवक में नहीं पाया जाता है। और शैवाल जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, आत्मपोषी होता है, और कवक कैसा होता है दोस्तों, तो यह होता है परपोषी। ठीक है, और ये दोनों जो है दोस्तों सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, उसी का बेहतर एग्जाम्पल है दोस्तों लाइकेन। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो यह कैसे बैठती हैं दोस्तों, तो अध अस्तर के साथ कोण पर जो है दोस्तों यह बैठती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अध अस्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है एवं उनको 3 प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, क्यूलेक्स, एनोफिलीज तथा एडीज। प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी इनमें भोजन श्रृंखला, आकार, आवास आदि को लेकर पर्याप्त अंतर होता है। क्यूलेक्स और एनोफिलीज में यहाँ पर अंतर बताया गया है दोस्तों। क्यूलेक्स में पहला पॉइंट देखें तो क्या है, इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छों के रूप में पैदा होते हैं, पहला है। एनोफिलीज में क्या होता है, तो अंडे पानी की सतह पर गुच्छों में अलग अलग पैदा होते हैं। ये एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देते हैं। नेक्स्ट है इनका लार्वा नीचे से पोषक होता है, इनका लार्वा जो होता है दोस्तों ऊपर से पोषक होता है। इनके पंख पारदर्शी होते हैं, इनके पंख धब्बेदार होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है दोनों में डिफरेंस, ये दूर तक उड़ने में क्या है दोस्तों, तो सक्षम है। ये दूर तक उड़ने में सक्षम है, ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते हैं। इनका शरीर अध अस्तर के समानांतर होता है। इनका शरीर अध अस्तर से क्या होता है दोस्तों, एक कोण पर टिका होता है। तो ये डिफरेंस बताया गया क्यूलेक्स और एनाफिलीज मच्छर में। नेक्स्ट है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है, तो यह है दोस्तों लिम्फोसाइट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती है और रक्त एवं लसिका ऊतक में पाई जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि लिम्फोसाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो रक्त में यानी ब्लड में, और लसिका यानी लिम्फ्स में पाया जाता है। जो दो मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट बी जो है एंटीबॉडी बनाता है, याद रखना है आपको, और लिम्फोसाइट टी जो है दोस्तों ट्यूमर कोशिकाओं को मारने में मदद करता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है, यानी यह कैसा है दोस्तों, तो यह WBC है। नेक्स्ट है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकते हैं। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें गलत आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। यह स्टेटमेंट इसमें जो है दोस्तों गलत है। तो मांसपेशियां एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम
में सहायक होता है। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती है। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती है और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। कई प्रकार के कैंसर का क्या है, एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। यह रक्त कणिका कौन सा है, तो यह रक्त कणिका है दोस्तों WBC, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। तो ल्यूकेमिया भी जो है दोस्तों रक्त संबंधी कैंसर यानी ब्लड कैंसर है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या असमान रूप से बढ़ जाती है। उल्लेखनीय कि WBC हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। ल्यूकेमिया में बनने वाली असमान श्वेत रक्त कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती और वे समान रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करती है दोस्तों, तो कमजोर करती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो WBC। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, तो उपकला कोशिका किस में पाया जाता है, यानी एपिथेलियल टिश्यूज किस में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन E। अब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो उपकला जो होता है उत्तक जो दोस्तों एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों पर क्या होता है, आच्छादित किए हुए होते हैं। उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों कहाँ कहाँ पर, जैसे जीवा, जीभ में, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, फेफड़ा, नाक, आंख, कान आदि में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत्र ज्वर जो रोग होता है दोस्तों मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह प्रभावित करता है दोस्तों आंत को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। तो यहाँ पर कुछ रोग के नाम दिए गए हैं और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में बताया गया है। तो जैसे टाइफाइड और हैजा है, तो इससे कौन सा मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। टीबी, प्लेग और निमोनिया से कौन सा प्रभावित होता है, तो याद रखना है फेफड़ा प्रभावित होता है। टिटनेस और कोड से तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है यानी नर्वस सिस्टम। और डिप्थेरिया, काली खांसी से क्या प्रभावित होता है, तो श्वास नली प्रभावित होता है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है, तो कार्बनिक कृषि किसे कहा जाता है, तो जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन C। तो कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम यानी लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो D। ये कैसा रिएक्शन है ये भी याद रखना है, तो यह रेडॉक्स रिएक्शन का बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रेडॉक्स रिएक्शन किस को कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में आपको देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। नेक्स्ट है निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधा कौन सा है इसमें, तो फर्न जो है दोस्तों संवहनीय पौधा है, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों जाइलम और फोलियम पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। तो फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधे को कहा जाता है जिनमें जल एवं खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरोगाइडा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, तो स्पाइरोगाइडा याद रखना है दोस्तों किसका उदाहरण है, तो यह हरा शैवाल है, कौन सा, स्पाइरोगाइडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो स्पाइरोगाइडा हरे शैवाल का एक उदाहरण है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। याद रखना है, BPSC असिस्टेंट में यह पूछा गया सवाल है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है, तो शैवाल का उदाहरण है दोस्तों डाइटम। डाइटम कैसा है, डाइटम क्या है, तो यह एक एल्गी है यानी शैवाल है। तो डाइटम
एकल कोशिका वाला कैसा है? शैवाल है। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ऑर्थोपोडा जो होता है दोस्तों वह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो संघ ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक आपसे पूछ रहा है, यानी जैव उर्वरक माइकोरियल फंगी, फिर है ब्लू ग्रीन शैवाल और बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोरिजल फंगी और बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। यह कैसा है दोस्तों? तो यह एक जैव उर्वरक है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है दोस्तों यह जैविक उर्वरक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों, ब्लू, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन शैवाल जो है दोस्तों जैविक उर्वरक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस जो है दोस्तों जैविक उर्वरक नहीं है। तो याद रखना है माइकोरिजल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण है। बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कपास यानी बीटी कॉटन में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री ग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है अदरक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को तने में क्या करते हैं? संशोधित यानी संग्रहित करते हैं। मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% क्या होता है दोस्तों? वाटर इसमें होता है मानव शरीर में। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी 70% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो धूप से जलना यानी सरमन, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर हो सकता है, त्वचा का मुरझाना, यह सब हो सकता है दोस्तों ओजोन परत के अवक्षय से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती से टकराएंगे जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, यथा धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। नेक्स्ट है, कुरकुमा लौंग कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो यह है दोस्तों हल्दी का वैज्ञानिक नाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो करकुमा जो लौंगा है दोस्तों हल्दी का यानी टर्मरिक का वैज्ञानिक नाम है। जीरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्यूमिन साइमिनन। लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना है सिजिगियम एरोमेटिकम। तथा धनिया का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? यानी कोरिएंडर का, तो कोरिएंड्रम अस्टाइवम, याद रखना है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो यह होता है दोस्तों 50%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार हाथों और पैरों की हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 106 होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान में रखना, जो कि सभी हड्डियों की कुल संख्या का यानी 206 का लगभग कितना परसेंट है दोस्तों? तो यह 50% है। नेक्स्ट है, प्लेगड़ा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों विटामिन B3 की कमी के कारण। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्लेगड़ा जो है विटामिन बी, जिसे हम लोग नियासिन के भी नाम से जानते हैं, की कमी से होने वाला रोग है। प्लेगड़ा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने के कारण खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कोबालामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? कोबालामीन। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब विटामिन सी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी को सबसे पहले देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो कैल्सीफेरॉल इसको कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, तो नियासिन इसे कहा जाता है। और विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? तो साइनोकोबालामीन। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन
जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है वो कौन सा है, तो वह है दोस्तों विटामिन के। विटामिन ए को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है, इसको कहा जाता है रेटिनॉल। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी। तो विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी एंटी हीमियोग्राफिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर यानी ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम क्या है, याद रखना है, क्या नाम है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल याद रखना है। विटामिन ए का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष यानी प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का क्या होता है दोस्तों, डर बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो याद रखना है विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को क्या कहा जाता है, तो कॉलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी कहाँ पर होता है दोस्तों भंडारित, तो यह होता है यकृत यानी लीवर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो ये भी जो पॉइंट है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को, जिसका मुख्य स्रोत क्या होता है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है रेटिनॉल की यानी विटामिन ए की कमी से जेरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है, यह बिल्कुल सही है। टोकोफेरॉल किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। इससे बेड़ी नामक रोग होता है, यह गलत है दोस्तों। बेड़ी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है, न कि ई की कमी से, तो यह गलत हो गया दोस्तों। साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है, यह भी जो है दोस्तों सही है। ऑर्गोकैल्सीफेरॉल अभी हम लोगों ने देखा था, इससे सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक बीमारी होता है, तो यह भी सही है। ऑर्गोकैल्सीफेरॉल किसे कहता है, तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसमें से आपसे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी यानी कॉलीकैल्सीफेरॉल D3 तथा ऑर्गोकैल्सीफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में क्या होता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है। बेड़ी जो होता है दोस्तों विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल से। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 में क्या पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। विटामिन डी कॉड लिवर तेल में जो होता है दोस्तों, संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B1। कॉड लिवर तेल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी। गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है। अल्फा विटामिन के में पाया जाता है। अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या है इसका, तो इसका आंसर तो ई दे रहा है। अब एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो सूर्य का प्रकाश एवं कॉड लिवर तेल विटामिन डी से समृद्ध होता है, यह तो सही है। गेहूं अंकुरन तेल यानी व्हीट जम्स ऑयल में विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, यह भी सही है। जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन बी भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अतः विकल्प क्या है दोस्तों,
ई है, यानी इसमें जितने भी विकल्प दिए हैं ए बी सी डी ये सभी के सभी सही है। संतरा में विटामिन सी होता है दोस्तों, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, ठीक है, लेकिन इसमें विटामिन B1 भी होता है, इसलिए इसमें से कोई भी युग्म जो है दोस्तों गलत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वह है विटामिन B12। तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्य की यानी फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु यानी बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो यह होता है दोस्तों 5 से 6 लीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यह ऊतक वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है, अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भाग का लगभग, याद रखना है दोस्तों, कितना होता है, तो 1/13वां भाग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है दोस्तों वह एंटीबायोटिक नहीं होता है। जबकि याद रखेंगे ये सब एग्जाम पर कौन कौन सा, तो एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये सब कैसे हैं दोस्तों, तो एंटीबायोटिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या होता है दोस्तों, तो इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका होती है, इसलिए इसको लव हार्मोन कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक के क्या हैं दोस्तों, ये सब उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, तो यह होता है दोस्तों 30 से 180 दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस काल को उद्भवन काल यानी इनकम्बसन पीरियड कहते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल लगभग 75 दिनों का होता है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिनों तक स्विंग कर सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है, ध्यान में रखना है, जो विषाणुओं से होता है और रक्त के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर यानी यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, निःश्वसन के समय जो होता है दोस्तों डायफ्राम हो जाता है समतलाकार, गुंबदाकार और क्या है दोस्तों अभिलंबीय और तिर्यकीय। तो याद रखना है दोस्तों, निःश्वसन के दौरान डायफ्राम जो होता है वह गुंबदाकार हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, उससे हम लोग देखते हैं। तो वायुमंडल से शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुँचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं दोस्तों हम लोग। यह प्रक्रिया 2 भागों में होता है, इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। यानी एक्सपायरेशन में क्या होता है दोस्तों कि क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है, पसलियाँ और डायफ्राम जो होता है दोस्तों अपनी समान स्थिति में आ जाती हैं, बस गुदा का आयतन भी क्या हो जाता है दोस्तों फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम जो होता है दोस्तों डायफ्राम गुमदाकार हो जाता है। तो ये VVI ये सब पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो कौन सा गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों वायु प्रदूषक गैस है, जबकि ऑक्सीजन, ओजोन यानी O3 और नाइट्रोजन ये जो है दोस्तों प्रदूषक यानी वातावरण प्रदूषक गैस नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। SO2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का क्या है दोस्तों, दहन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो गैम्बूसिया नामक मछली का उपयोग जो है दोस्तों
मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो गैम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है दोस्तों वह स्कर्वी नामक रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी तथा सी क्या है दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन जो है दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलन रूप से संचालन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है दोस्तों? अदा करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए। तो यह होना चाहिए दोस्तों RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो कौन सा है दोस्तों लाल रक्त कणिका विहीन जंतु? राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो होता है दोस्तों लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो केंचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। नेक्स्ट है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों? तो हम लोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्था होती है। पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक तथा दूसरे को परासरण दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। समान तौर पर प्रकुंचन दाब याद रखना है दोस्तों सिस्टोलिक 120 मिली लीटर Hg होता है तथा प्रसारण दाब कितना होता है? तो 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से मापता है। तो याद रखना ये भी पूछेगा डायस्टोलिक कितना होता है? तो 120 mmHg और सिस्टोलिक कितना होता है? तो 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mmHg होता है। वृक्क किडनी है दोस्तों, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो याद रखना है 1200 cc। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थ को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क यानी किडनी प्रतिदिन 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट जो है 1200 cc रक्त प्रभावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखना है। ठीक है। तो इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग कौन सा? लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है जिसकी रचना 51 एमिनो एसिड यानी अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है दोस्तों? तो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो इंसुलिन है। कहाँ से रिलीज होता है? तो पैनक्रियाज के अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है दोस्तों लैंगरहैंस के बीटा सेल से यह इसका स्राव होता है इंसुलिन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसमें से महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो एस्ट्रोजन जो है दोस्तों महिला सेक्स हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवना आरंभ से लेकर रजोनी वृत्ति की आयु यानी लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नाड़ी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित
के विकास में सहायक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एस्ट्रोजन का कार्य यहाँ पर दिया गया है कि ये क्या होता है दोस्तों। तो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन यानी कैरेक्टर वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसमें क्या होता है लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, याद रखना है, गर्भाशय तथा योनि इत्यादियों का समुचित विकास शामिल है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यहाँ दुग्ध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका पूछा जा रहा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य उत्तक होते हैं, कौन कौन था, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंस से अधिक दूध स्रावित करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो पीटोसिन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन में आयोडीन मिली होती है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वह है दोस्तों TSH यानी थायराइड से सिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी के थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, तो यह स्थित होता है मस्तिष्क में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कहाँ पर उपस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित कैसी है दोस्तों, तो एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो कितने बार ये सवाल पूछ चुका है दोस्तों, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण जीवाणुजन यानी बैक्टीरियल रोग के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे पेनिसिलियम नोटेटन नामक कवक से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI किसका उपयोग नहीं होता है, MRI में किसका उपयोग नहीं होता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो MRI का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, यह चिकित्सा प्रतिबिंबन तकनीक है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी याद रखना है दोस्तों किसका किसका, तो चुंबकीय क्षेत्रों और रेडियो तरंगों का इसमें क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी यानी MRT भी कहते हैं। एक्सरे किरण तथा गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनीकृत विकिरण है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु ऊर्जा उत्पन्न होती है। अल्ट्रासाउंड एवं MRI इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, फुल फॉर्म से ही मालूम चल रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी इसमें दोनों कार्य करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे दोनों। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको डिस्कस अच्छे से कर दिया है। नेक्स्ट है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। तो अंगोरा नामक जो ऊन है दोस्तों किससे निकाला जाता है, तो यह निकाला जाता है दोस्तों खरगोश से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त किया जाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो यह प्राप्त करते हैं दोस्तों मृदा से यानी सॉइल से। हरे पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा कार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन एलिमेंट कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण यानी मिनरल्स न्यूट्रिशन कहलाता है।
प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है और इसे पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। याद रखना है, पौधे का रसोई घर पूछे कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का वतोत्पाद कौन सा है तो O2 जो होता है दोस्तों वह बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को जो है दोस्तों बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये अभिक्रिया आपको याद रखना है, कभी भी इससे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो यह बदलती है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा याद रखना है, यहाँ पे सौर ऊर्जा का बात हो रहा है तो सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पर बदलेगा तो क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्ण हरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कला युक्त कोशिकांग है। नेक्स्ट है भ्रूण किस में मिलता है तो यह मिलता है दोस्तों बीज में। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों प्रतिजैविक, तो इसे आप लोग एंटीबायोटिक को जो है दोस्तों अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एंटीबायोटिक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दे रहा है। क्यों दे रहा है दोस्तों देख लेते हैं। तो रैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सही है, यानी कौन कौन सा इसमें हो जाएगा तो सल्फागुआनिडिन और क्लोरैम्फेनिकॉल ये क्या है दोस्तों एंटीबायोटिक है। ठीक है, आपको बताना है क्विनन और एस्प्रिन कैसा है दोस्तों, क्या है ये। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलेरा किसके कारण होता है दोस्तों तो यह जो होता है यह होता है दोस्तों किसके कारण तो यह होता है जल जन्य रोग है दोस्तों टाइफाइड और कॉलेरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो टाइफाइड तथा कॉलेरा जल जन्य रोग के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण याद रखना है सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलेरा का जो कारण है दोस्तों विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य का विषाक्तन द्वारा सामान्य तौर पर कौन सा अंग प्रभावित होता है तो लीवर प्रभावित होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यकृत एक प्रमुख पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन यानी अल्फा टॉक्सिन द्वारा प्रभावित होता है। अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे अस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन की विषाक्त क्या कर देता है दोस्तों तो विषाक्त कर देता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है दोस्तों वो कहाँ कहाँ पर होता है तो अस्थि मज्जा में भी होता है। ठीक है, तिल्ली में भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई। तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा थाइमस ग्रंथि अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट क्या है तो एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका है यानी WBC होता है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। नेक्स्ट है ओंकोजीन संबंधित है तो यह है दोस्तों कैंसर रोग से। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ओंकोजीन एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे
रॉस अस्कोरमा वायरस का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत कौन सा है, तो अग्नाशय जो है दोस्तों लाइपेज का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो पैनक्रियास से कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो वो है दोस्तों लाइपेज, उसमें एक लाइपेज एग्जाम है, तो इसका स्रोत कौन कौन सा हो जाएगा, तो अग्नाशय। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अग्नाशय से 3 प्रकार का रस निकलता है, ALT के नाम से आप याद रखिएगा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, ये कहाँ से स्राव होता है दोस्तों एंजाइम, तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, हम लोगों ने देख लिया है। तो हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखना है दोस्तों, यह लिपिड को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होते हैं। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, याद रखना है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ये भी सवाल आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, तो रक्त के संचलन में मदद करता है एरिथ्रियोसाइट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में बहुत अधिक, कितना होता है दोस्तों, तो WBC का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक ओर कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इरिथ्रोसाइट प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है, जबकि याद रखना है दोस्तों मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का घटक है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो याद रखेंगे पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए, क्षय रोग के इलाज के लिए BCG का हम लोग टीका लगाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, बैसिलस कालमेट ग्योरिन का टीका तपेदिक या क्षय रोग के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया जाए तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद TB BCG का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो वह है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें प्रयोग किया जाता है फास्फोरस 32 का और कोबाल्ट 16, दोनों का प्रयोग हम लोग ल्यूकेमिया के इलाज में करते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ई। तो रेडियो फास्फोरस यानी P32 तथा कोबाल्ट 16 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है तीव्रता और प्रयोक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी कर सकता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो आयनी विकिरण। राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा सवाल है। तो आयनिक विकिरण जो होता है दोस्तों ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से क्या हो जाता है, कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है शरीर का तापक्रम। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम
के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस 2 बार ये सवाल पूछ चुका है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो यह होता है दोस्तों जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। राइट आंसर हो जाएगा डी। डीएनए को किसने अंतरपात्र में बनाया था, तो यह बनाया था आर्थर कोनबर्ग ने, यानी डीएनए सिंथेसिस इनके द्वारा किया गया था, सिंथेसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यह दिया गया था आर्विड कार्लसन को। तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि एल डोपा विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को हम लोग डायबिटीज दिवस मनाते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। नेक्स्ट है अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थ या एमिनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो याद रखना है विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। नेक्स्ट है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो यह है दोस्तों HIV के लिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो भारत में HIV एड्स की रोकथाम में तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा प्रायोजित पहल AVA यानी आह्वान की शुरुआत वर्ष कब किया गया था, तो 2003 में किया गया था। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब क्या होता है, तो उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी तीनों के साथ मौजूद हो। जब नाड़ी गति बंद हो जाती हो तब, हृदय गति रुक जाती हो तब, और आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो तब क्या करता है दोस्तों, डॉक्टर रोगी को मृत घोषित कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो यह प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी ट्रांसप्लांटेशन किया था। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनियो लिवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो एंटोनी वैन लिवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर ने वर्ष 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों बैक्टीरिया। राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा सवाल है दोस्तों। तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कणीय तत्व कौन सा है,
तो कणीय तत्व कौन सा है दोस्तों? तो कणीय तत्व का अर्थ होता है दोस्तों पीएम पार्टिकल, जिसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। तो यह कैसा होता है? तो वायु प्रदूषक होता है। तो कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है संवहनी पौधे में पानी जो है दोस्तों ऊपर किससे जाता है? तो यह जाता है जाइलम टिश्यू से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। और पत्तियों में जो बना भोजन होता है दोस्तों, पत्तियों में बना भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो याद रखना यह करता है दोस्तों फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? तो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्त समूह का रक्त ग्रुप होता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ होता है दोस्तों। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो AB होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो वह है दोस्तों AB, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो AB रक्त सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। जबकि O सार्वभौमिक O दाता है और इसमें कोई भी क्या होता है दोस्तों? एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो डी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में होती है? तो वह है दोस्तों अधिवृक्क यानी किडनी। एड्रिनल अधिवृक्क की जो ग्रंथि है दोस्तों जोड़े के रूप में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मानव शरीर में अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। यह कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। यह वृक्क यानी गुर्दे के ऊपर स्थित होता है, यानी किडनी के ऊपर। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का क्या करना है? उत्पादन करना है। नेक्स्ट है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो याद रखना है 31 जोड़ी जो है दोस्तों तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो याद रखना है दोस्तों 20 दांत जो हैं 2 बार निकलते हैं। परमानेंट टीथ कितना होता है? तो 12 जो होता है दोस्तों परमानेंट टीथ होता है। अगर जोड़ा जाए दोस्तों कि मनुष्य के जीवन में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है दोस्तों 52। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में जो होती है दोस्तों 28 हड्डियां यानी अस्थियां होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर दिया गया दोस्तों याद रखना है। तो एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है, जिसमें महत्वपूर्ण कपाल में कितना होता है? 6। चेहरे पे याद रखना है दोस्तों 14, च से चेहरा और चौ से 14 हड्डियां याद रखेंगे। कंठिका में कितना होता है? 1। और कान में कितना होता है दोस्तों? तो दोनों कान को मिलाकर होता है 6। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ठोस होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो लगभग याद रखना है इनमें से कोई नहीं। तो 20 वर्ष के मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। अक्षीय कंकाल में 80 होता है और उपांगीय कंकाल में 126 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं पूछा जा रहा है। तो याद रखना सामने वाले चपटे जो दांत हैं इंसीजर वह अवशेषी अंग नहीं है, जबकि इसमें जितना भी दिया गया है दोस्तों ऑरिकुलर मस्कुलर पिना ये अवशेषी अंग है यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये भी है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी क्या है दोस्तों? अवशेषी अंग है। तो जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है।
पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समझा दर्शाया जाता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के बृहद आंत्र में उपस्थित कृमि रूपी पट्टी से क्या दोस्तों, तो पट्टी शेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनधारी प्रणालियों में क्रियाशील होते थे। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम्स में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो वह है दोस्तों एंजाइम। तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, कौन सा है, तो विटामिन सी। तो विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन बी को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। ठीक है। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का दूध जो है दोस्तों घटिया स्रोत है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी की अत्यंत कम मात्रा होती है, तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो जल है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। कब, किस युग में, तो यहाँ स्टार लगा हुआ। आधुनिक खोज से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का जो काल है दोस्तों याद रखना 3.5 यानी 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल का उद्भव जो है 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो यह होती है दोस्तों अंडवाहिनी में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक स्त्री जनांग में प्रवेश करता है। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलयमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी यानी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है, याद रखना। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन सा है, तो यह है दोस्तों क्रो-मैग्नन। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो क्रो-मैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योगदान रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव था। नेक्स्ट, विकास का मुख्य घटक कौन सा है, तो यह है दोस्तों प्राकृतिक वर्णन। किसने दिया था यह सिद्धांत, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हम लोग पहले भी यह देख चुके हैं। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन दिया गया था। तो आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश पाया जाएगा, लेकिन नहीं पाया जाता है तो क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। तो कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है म्यूटोलिज्म। इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक भी, याद रखना। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूटोलिज्म कहा जाता है। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवक घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवक घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो यह है स्पाइनल कॉर्ड। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। मेडु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लोंगाटा से प्रारंभ होकर कशेरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी
मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु से निकलती हैं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रिया, ठीक है, अन्योन्यन क्रिया याद रखना है दोस्तों, और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो है दोस्तों एसिटिलीन और एथिलीन, ठीक है। एथिलीन जो है दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो है हार्मोन है, और एसिटिलीन को हम लोग बनाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी और डी दोनों होगा। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का उपयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो याद रखना है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इन दोनों से, तो माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है परासरण यानी ऑस्मोसिस। तो पानी मिट्टी की जड़ों से परासरण यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? पहुंचता है। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती है। क्यों मर जाती है दोस्तों? सही बात है कि वे श्वास नहीं ले पाती, इस कारण मर जाती हैं। तो हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा ऑक्सीजन में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी में बहाव के साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछलियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो सटीक जगह को आवास कहते हैं यानी हैबिटेट कहते हैं। तो किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक स्थान यानी एक्चुअल लोकेशन को कहा जाता है आवास यानी हैबिटेट। नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, गंध से पहचाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। तो लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियाँ होती है। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए क्या करते हैं? तो याद रखना है नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। तो याद रखना मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा और उसके स्रोत को बताने के लिए डांस करती हैं, जबकि एक दूसरे को पहचानने के लिए गंध का उपयोग करती है। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन में पाई जाती है दोस्तों लोहा, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है डायलिसिस। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है, इसकी कमी से ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विषाणु जनित है दोस्तों, तो विषाणु के कारण एड्स होता है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है HIV का, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया क्या है दोस्तों? तो निमोनिया जो है दोस्तों किस में होता है? तो याद रखना किसको प्रभावित करता है? तो हम लोगों ने देखा था, तो निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो निमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों के प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों होता है? क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, राइट आंसर
जाएगा सी। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 XX क्रोमोजोम लिंग निर्धारक क्रोमोजोम होते हैं, जिससे एक्स जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा समान एक्स क्रोमोजोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष क्या होता है दोस्तों, रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन कहाँ से मिलता है। तो एस्पिरिन कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो यह मिलेगा एक पेड़ से। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ध्यान में रखना है कि एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक यानी ज्वर, हर दवाएं वेदना निवारक कार्य करती है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये वृक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। अस्कर्वी, तो अस्कर्वी विटामिन बी की कमी के कारण होता है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस तो ATS। फिर है टिटनस, ठीक है, टिटनस जो होता है दोस्तों BCG, ये भी गलत है। मलेरिया के उपचार के लिए हम लोग क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करते हैं, यह सही है। टिटनेस के लिए BCG का टीका हम लोग नहीं लेते हैं। अस्कर्वी जो होता है दोस्तों विटामिन बी की थायमिन की कमी के कारण नहीं होता है। और ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग जो है दोस्तों ATS का सुई नहीं लेते हैं, ठीक है। राइट आंसर मलेरिया के उपचार के लिए हम लोग क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करते हैं, यह सही है। तो BCG का जो टीका होता है तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अस्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमिन को विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। नेक्स्ट है पौधे एवं पेड़ों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है फोटोसिंथेसिस। राइट आंसर हो जाएगा डी। पहले भी हम लोग देख चुके बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, तो O2 मिलता है। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे मिट्टी से किसकी कमी से उगते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं दोस्तों कीटभक्षी पौधे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों को भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता पूर्ति करता है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो वह है दोस्तों पुष्प। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागन द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधे बनता है। नेक्स्ट है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में है तथा खाली स्थान में मदद करने के लिए है। तो किस में मदद करने के लिए दोस्तों, तना का कार्य आपसे पूछ रहा है कि पौधे का जो तना होता है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा खाली स्थान में मदद करने के लिए होता है। तो याद रखना है दोस्तों, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों का जल के साथ वितरण करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों तथा फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार, याद रखना है दोस्तों, में भी मुख्य भूमिका निभाता है। यानी भोजन के भंडारण और पौधे को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तना यानी स्टेम। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो वह है दोस्तों सिकोया। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड यानी सिकोया सेम्परविरेंस है या सिकोया है, जिसकी लंबाई कितना है तो 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है दोस्तों, तो यह है वुल्फिया। याद रखना है यह किसके अंतर्गत आता है, तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है दोस्तों, तो एंटीपायरेटिक है, याद रखेंगे, ठीक है। एस्पिरिन कैसा है, तो एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ने के प्रवर्धन के लिए तना काट आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। गन्ना एक कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताज़ी डाली कलियों का पुनरोपण करना पड़ता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो यह है दोस्तों रैफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया यह इंडोनेशिया वर्षावन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास याद रखना है
सेंटीमीटर तक तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, जीन के संश्लेषण के लिए इनको 1968 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर दिया गया कि हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? तो वह है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। तो डॉक्टर द्वारा निषेचक के रूप में प्रयोग होने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। नेक्स्ट, आर्कियोरेप्टिक्स युग था, तो इसे किस युग के नाम से जाना जाता है? तो जुरासिक युग का पूर्व पुरातन पश्चिम को हम लोग आर्कियोरेप्टिक्स के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यह जो है दोस्तों स्तनी यानी मैमेलिया है, यह मैमल्स है डॉल्फिन। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है, इसमें से गंगे डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए। तो वह है दोस्तों टीबी यानी क्षय रोग। तो क्षय रोग एक का कारण जीवाणु है, इसका नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए। क्यों ऐसा बोला जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी पेड़ क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात के समय, इसलिए पेड़ के नीचे रात में सोने के लिए मना किया जाता है। रात के समय पेड़ के नीचे न सोने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सा है? तो सबसे मीठा कौन होता है दोस्तों? तो सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा ए। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठा शुगर है, इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शर्कराओं में सबसे मीठा कौन सा है? फ्रुक्टोज है। राइट आंसर हो जाएगा ये। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील भाग कौन सा है? तो कड़वाहट कहाँ से आपको मालूम चलता है दोस्तों? तो याद रखना, पीछे के भाग से हमको कड़वाहट का मालूम होता है, किनारे के भाग से हमको क्या मालूम चलता है? खट्टा भाग मालूम चलता है, याद रखना है। तो मानव जीव का जो अग्र भाग है वो मीठे के लिए, पश्च भाग जो है दोस्तों कड़वाहट के लिए, और पार्श्व किनारा खट्टे तथा अग्र छोर तथा किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं, याद रखना है। अग्र जो छोड़ होता है दोस्तों एवं किनारे नमकीन स्वाद के लिए, ठीक है, पश्च भाग कड़वे के लिए और पार्श्व भाग खट्टे के लिए प्रयोग होता है। मटर पौधा है, तो शाक पौधा है दोस्तों मटर। राइट आंसर हो जाएगा ये। तो मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है, यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। इनके पौधे ल्यूगोमिनोसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वह है दोस्तों TSH। राइट आंसर हो जाएगा ए। थायराइड गले के पास पाई जाने वाला एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है दोस्तों? खराब हो जाता है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है, जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है या थायरोट्रिपिन है, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें क्या कहा जाता है? तो द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्राथमिक उत्पादक कौन होता है पौधे? प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, द्वितीय एवं कौन उपभोक्ता होता है? मांसाहारी। और मानव एवं अन्य जीव कैसा है दोस्तों? तो सर्वाहारी।
नेक्स्ट विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए उपलब्ध हमें कहाँ से होगा, तो गाजर से। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता आदि, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त होता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है, तो यह बनता है भेड़ों से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो भारत में भेड़ों और बकरी चेचक के टीके के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके का विकसित किया जाता है। ये टीके जीवित छिनकृत रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो यह है दोस्तों पैरासाइट वाले मच्छर से। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जानते हैं। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, तो यह उन्नति होती है अर्थनीति की। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। वे उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट है पोलियो की बूंद किस उम्र में दी जाती है, तो यह दी जाती है 1 साल के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स पिलाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, इसलिए शुरुआत में शिशु की सुरक्षा करती है। पोलियो इंजेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 हफ्ते में ही दी जाती है। नेक्स्ट है खाली स्थान के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं, तो याद रखना है जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए सेलुलर और जैव आणविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के मदद करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खाली स्थान आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो याद रखना आम के पौधे और बंदर में दोनों में समान रूप से कौन सा पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कोशिका भित्ति जो होता है पौधों में पाया जाता है, ना कि जानवरों में। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, आम के पौधे और बंदर में दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और सेंट्रियोल जो है यानी तारक का है जो दोस्तों वह केवल जंतुओं में केवल पाया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आम के पौधे और बंदर में समान रूप से दोनों में क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में समान रूप से पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्रयुक्त प्रश्नों में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाए जाने वाला था, तो कोशिका झिल्ली में कोशिकाओं के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कैसा होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है यानी अर्ध पारगम झिल्ली होता है। नेक्स्ट है खाली स्थान मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो ट्रिक याद रखना है BMT। बोन मसल को कौन जोड़ता है दोस्तों, तो टेंडन जोड़ता है। और टेंडन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो कंडरा कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो टेंडन यानी कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और कंडरा शरीर के हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है। फूल का खाली स्थान फल बनाता है, तो फूल का खाली स्थान जो है दोस्तों फल बनाता है, तो वो अंडाशय। अंडाशय जो है दोस्तों फूल का अंडाशय क्या बनाता है, तो फल बनाता है। अब याद रखना है दोस्तों यहाँ पे फूल पौधे का जनन अंग होता है। फूल में बाह्य दलपुंज, ठीक है, पुमंग और जायांग। पुमंग कैसा है, तो पुमंग जो है दोस्तों नर जनांग है और जायांग कैसा है, तो स्त्री जनांग है। इसमें पुमंग नर जनांग का भाग है, जबकि मादा जायांग क्या है दोस्तों, तो मादा जनांग है। जनांग में अंडक पाया जाता है जिसके 3 भाग है। कौन कौन सा, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका यानी स्टाइल, स्टिग्मा और ओवियरी। फूल का अंडाशय बाद में चलकर फल का रूप ग्रहण करता है। नेक्स्ट है द्विपद विज्ञानी नाम संबंध का उदाहरण है, तो याद रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राना टिगड़ीना। मेढक का जो बाइनॉमिनोक्लेचर है वो क्या कहा जाता है, द्विनाम क्या है इसका, तो राना टिगड़ाना है। किसने दिया था दोस्तों द्विनाम पद्धति, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। यह किसने दिया था, लिनियस। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम या वैज्ञानिक नाम। तो प्रयुक्त प्रश्न में राना टिगड़ाना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, इसी कारण यह द्विपद वैज्ञानिक नाम का उदाहरण है, ठीक है।
नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है, तो वह है दोस्तों मच्छी। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मक्खी है, क्योंकि यह दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर मनुष्य के खाद्य पदार्थों को दूषित बनाती है। साथ ही मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बैठने से भी संक्रामक रोग का प्रसार करती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। उपयुक्त प्रश्नों में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, तो हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, जीरोप्थैल्मिया है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन इत्यादि है। नेक्स्ट है कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ खाली स्थान में भी पाया जाता है, तो यह नितंब में भी पाया जाता है। तो प्रयुक्त प्रश्नों में कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खाली स्थान हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है, तो वह है दोस्तों कौन सा, तो त्वचा। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो प्रयुक्त प्रश्नगत विकल्पों में त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण रंध्र जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं, खुलता और बंद होता है। तो दिन के समय अधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिका फूल जाती है। परिणामस्वरूप रंध्र छिद्र जल जाता है। रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल जो होता है रात में सिकुड़ जाता है और सख्त हो जाता है, क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती है, परिणामतः रंध्र छिद्र बंद हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो यह करता है लाल और नीला। राइट आंसर हो जाएगा ए। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाशग्राही है, जो कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को रोकता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल और नीले क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता है, बल्कि परावर्तित हो जाता है। इसी कारण कोई पौधा हरा नहीं दिखाई देता। इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है दोस्तों, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है, पर्णविड़ित पर्णविड़ित क्या है दोस्तों, तो पत्ती को तने से जोड़ता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है, यह जो है दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वह है लता, सही है। पर्णविड़ित क्या है, पौधे को तने से जोड़ता है, यह पर्णविड़ित कहलाता है। तो याद रखना है दोस्तों आपको, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ज्ञातव्य कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। पर्णविड़ित पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार की कमजोर तना होती है जो सीधे खड़ी नहीं हो सकती। खमीर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो शराब के निर्माण में यानी उत्पादन में खमीर का उपयोग किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग शराब और बीमर जैसे मादक पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए पोषक पूरक के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, तो जिसका कारण क्या है दोस्तों, तो याद रखना जिसका कारण क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया जिसमें पौधे के रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प की हानि शामिल है। पौधे में जल वाष्प की हानि पौधे में तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का लक्षण नहीं है, डीएनए और आरएनए दोनों क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित हैं दोस्तों, जिसके कारण वह प्रतिकृति के योग वह बनता है। कौन सा, तो क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही उपस्थित क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के योग बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं में द्रव में पाए जाते हैं। इसकी संख्या 1 से 1008 तक हो सकती है। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।